नमस्कार, प्रणाम। मैं दमन तिवारी हूँ और आप देख रहे हैं अधिवक्ता महोदय। लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलबी 3 ईयर्स कोर्स 5 ईयर्स कोर्स में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। और आज के अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलएलबी ऑनर्स में फर्स्ट ईयर का जो आपका अगला पेपर है हिस्ट्री का। एलएलबी इंटीग्रेटेड 5 ईयर डिग्री कोर्स में पेपर 3 आपका जो है हिस्ट्री 1 का है। और एक बार इसके सिलेबस की बात कर लें तो पहली यूनिट में आपकी हिस्ट्री का मीनिंग, डेफिनीशन और जो सोर्सेज हैं उसके लिटरेरी सोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, मेथोडोलॉजी, हिस्ट्री को जांचने की, पढ़ने की जो मेथोडोलॉजी है, हिस्ट्री और लॉ का क्या रिलेशन है, सोशोलॉजी से क्या रिलेशन है, पॉलिटिक्स से क्या रिलेशन है और इकोनॉमिक्स से क्या रिलेशन है हिस्ट्री का। उसके बाद कुछ आपके सिलेबस में पहली यूनिट में साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियन हैं, एस्ट्रोनॉमिक हैं और फिजिशियन हैं जो एंशिएंट इंडिया के हैं, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, वाराही मिहिर, चरक और सुश्रुत। दूसरी यूनिट आपकी एंशिएंट पॉलिटीज़ को लेकर के है, जिसमें आपको सभा, विधत, समिति के विषय में पढ़ना है, मौर्यन, सातवाहन, कुषाण और गुप्ता पॉलिटी के विषय में पढ़ना है, चोल के विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में पढ़ना है, वो महासभा कैसे काम करती थी वो देखना है, दिल्ली सल्तनत के विषय में है, उसका जो प्रशासकीय काम करने का तरीका था, इक्तादारी सिस्टम के विषय में है, मनसबदारी सिस्टम के विषय में है जो कि मुगल एम्पायर के समय थी, मुगल काल में थी, मेडिवल इंडिया में और एंशिएंट इंडिया में थ्योरी ऑफ किंगशिप। और इसमें आपके पास छोटे छोटे तमाम सारे कंसेप्ट हैं, बुद्धिस्ट के विषय में कौटिल्य, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, बुद्धिस्ट के विषय में, और तुर्क अफगान कंसेप्ट के बारे में है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक और जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया बाजार नियंत्रण था, मार्केट कंट्रोल, मार्केट रिफॉर्म था, जो बाजार सुधार था वो है। और उसके बाद गांधी जी के मूवमेंट्स जो आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं, सारे के सारे मूवमेंट्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं, पिछली बार जो आया उसको छोड़ करके। तीसरी यूनिट आपकी सोशल इंस्टीट्यूशंस को लेकर के है, एंशिएंट इंडिया में वर्ण के विषय में जाति, गोत्र, प्रवर, फैमिली, स्लेवरी, दास्ता, शूद्राज और पंचम्स, अनटचेबल्स के बारे में। वीमेन की जो पोजीशन है एंशिएंट इंडिया के लिए आपके लिए जरूरी टॉपिक है, आपके लिए सवाल आने वाला है। स्टेटस ऑफ वीमेन को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, मैरिज को लेकर के, उनके पास राइट टू प्रॉपर्टी क्या था और जो लीगल राइट्स था उनका, डाइवोर्स को लेकर के क्या मामला था, प्रोस्टिट्यूशन और विडोज को लेकर के। उसके बाद मेडिवल मॉडर्न टाइम में नानक, कबीर, राजा राम मोहन राय आपके लिए बहुत जरूरी है। अलीगढ़ मूवमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है। और जो बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट हुआ वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके पेपर में आने वाला है, उम्मीद है कि आए। BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और नायकर के बारे में है। और मोहम्मद बिन तुगलक और मार्केट रिफॉर्म, अलाउद्दीन खिलजी दूसरी बार आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। नीचे ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में है और जो कॉलोनिज्म का स्टेजेस हैं, चरण है जो उसके बारे में है। चौथी यूनिट आपकी जो है थोड़ी सी जुडिशल हिस्ट्री को लेकर के है, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ कोर्ट पढ़ने हैं और जुडिशियल सिस्टम जो एंशिएंट इंडिया का था उसके विषय में पढ़ना है, जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ट्रायल विटनेस कैसे था, प्लीडर्स के विषय में, सीक्रेट एजेंट्स के विषय में। और उसके बाद जो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन मुगल पीरियड में था उसके बारे में है। और लास्ट में चेंजेज है जो कि रेवेन्यू के संदर्भ में अकबर के द्वारा किए गए थे। तो इस पूरे सिलेबस को लेकर के अगर हम आपके जरूरी सवालों की बात करें एक एक करके, तो सबसे पहला जो आपके लिए सवाल होने वाला है, जिसकी उम्मीद है, हिस्ट्री की जो मीनिंग है, हिस्ट्री की परिभाषा क्या है, हिस्ट्री को पढ़ने के सोर्सेज क्या हैं और उसका जो रिलेशन विद लॉ है, हिस्ट्री का, इतिहास का जो विधि के साथ जो संबंध है, रिलेशन है, वो क्या है। और जिस समय आप सोर्सेज पढ़ रहे हैं उस समय थोड़ा सा आपको डेटिंग मेथड के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा सवाल आपको वुमेन की पोजीशन को लेकर के है। वीमेन पोजीशन, जैसा मैंने सिलेबस को पढ़ते समय भी कहा कि महिलाओं की स्थिति को लेकर के, उनका स्टेटस जो भी था, उनकी शिक्षा को लेकर के, प्रॉपर्टी में उनके क्या राइट्स थे, उनके लीगल विधिक राइट्स क्या थे, डाइवोर्स को लेकर क्या स्थिति थी। कुल मिलाकर के जो एंशिएंट इंडिया में, जो प्राचीन इतिहास में, प्राचीन का भारत में जो भी महिलाओं की स्थिति थी बहुत ही बढ़िया थी, बहुत ही सुदृढ़ थी और बहुत ही व्यवस्थित थी। तो आपको उसी के क्रम में लिखना है महिलाओं की स्थिति के विषय में। उसके बाद जितने भी गांधी जी के पॉलिटिकल मूवमेंट थे, क्विट इंडिया, एनसीएम को लेकर के, मुझे लगता है पिछली बार एनसीएम अगर आया है तो उसको छोड़ दीजिएगा। बाकी गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलन को लेकर के कभी कभी इस प्रकार का भी सवाल आता है कि वो कितना सफल हुआ था, कभी कभी इस प्रकार को लेकर भी सवाल आया है कि क्यों वो बंद करना पड़ा, क्यों रोकना पड़ा। तो थोड़ा सा जब आप पढ़िए तो उसको थोड़ा सा निबंधात्मक भी पढ़िए, पढ़ने का प्रयास करिए, तथ्यात्मक के साथ साथ निबंधात्मक भी पढ़ने का प्रयास करिए। मॉडर्न पॉलिटी आपके लिए हर बार बहुत जरूरी रहता है और मॉडर्न पॉलिटी के विषय में, और चोल के समय जो विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन था, जो चोल का जो ग्राम शासन था, ग्राम का प्रशासन था, उसकी वर्किंग क्या थी, उसकी कार्यप्रणाली क्या थी, उसके क्रियाकलाप का तरीका क्या था, रवैया क्या था, उसको आप पढ़ करके आइए। तो मौर्य व्यवस्था जो थी और चोल का जो विशेष रूप से जो ग्राम प्रशासन था उसको लेकर के आपसे सवाल आने की उम्मीद है। सोशल रिफॉर्म्स की जो बात करें अगर मेडिवल मॉडर्न टाइम्स में, तो जो सबसे ज़्यादा एक सरकारी पुरोधा रहे इस आंदोलन के, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो सामाजिक सुधारों में जो उनका हस्तक्षेप रहा, जो उनका एक बृहद योगदान रहा, बड़ा योगदान रहा, बड़ी भूमिका रही, तो राजा राम मोहन राय की भूमिका के विषय में लिखना है। और साथ ही साथ आपको अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में भी लिखना है। अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत
सरफरस्ती में हुई, किसके द्वारा वो शुरू की गई, अलीगढ़ मूवमेंट जो शुरू किसके द्वारा हुआ, और उसके जो आउटकम आए, जो उसको निकल के जो चीज़ें बाहर आई, सामने आई, उसको लेकर के भी आपको तैयार रहना है, सजग रहना है। उसके बाद अगर हम देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो प्रशासन में सुधार किए गए, जो रिफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन किए गए, और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो मार्केट रिफॉर्म्स किए गए, वो दोनों आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और मुझे लगता है कमोबेश दोनों में से एक हर बार ही पूछा जा रहा है। दोनों पॉइंट्स पर आपको तैयार होकर के आना है। अम्बेडकर फूले के द्वारा, बी आर अम्बेडकर के द्वारा, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामाजी अम्बेडकर के द्वारा, और ज्योतिबा फूले के द्वारा जो भी बैकवर्ड कास्ट को लेकर के, उनके उत्थान को लेकर के जो भी मूवमेंट किए गए, जो भी आंदोलन छेड़े गए, जो भी उनकी शिक्षाएं थी, उनकी पुस्तकों के नाम, उनकी किताबों के नाम, कहाँ से उन्होंने शुरू किया, इस प्रकार से अपना जवाब फ्रेम करिए। और बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट वाले सवाल को पढ़ करके आइए, आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। एंशियंट पीरियड में, एंशियंट इंडिया में अगर बात करें तो जुडिशल सिस्टम की न्यायिक जो पद्धति थी, न्यायिक जो प्रक्रिया थी, प्रणाली थी, वो किस प्रकार से थी, कैसे उस समय काम होता था, न्यायिक प्रक्रिया के काम कैसे संचालित हो रहे थे, उसको देखिएगा। और विशेष रूप से देख करके आइएगा कि मुगल पीरियड में जो जुडिशल ऑर्गेनाइजेशन था, जो मुगल काल में जो न्यायिक संगठन था, वो किस प्रकार से था, उसमें किस प्रकार से कोर्टें थी, एंशियंट इंडिया में भी किस प्रकार से कोर्टें थी, जो आज की डेट में सिविल कोड जिसको हम बोलते हैं, दीवानी न्यायालय, उस समय सिविल कोड को क्या बोलते थे, धर्मस्थीय का मतलब क्या था, कंटक शोधन का मतलब क्या था, और उनका जो जुरिस्डिक्शन था, जो क्षेत्राधिकार था, वो तय कैसे किया गया था। इस प्रकार के सवाल आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद जो आपके ऊपर मैथमेटिशियन वाले और फिजिशियन वाले जो पोर्सन से आपके लिए आर्यभट्ट, सुश्रुत, वाराहिमिहिर, ये सब बहुत ज़रूरी हैं। इनका योगदान आप जरूर पढ़िएगा। इनकी जो संकल्पना थी और उसको कैसे उन्होंने यथार्थ रूप में लाने का प्रयास किया, लाए, उसको लेकर के तैयार रहिएगा। तो जो पूरी लाइन है वो साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमिक और फिजिशियन वाली, वो सब आपके लिए ज़रूरी है। सुश्रुत को किसको शल्य चिकित्सा का पिता कहा जाता है, तो इस प्रकार के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और बाद में एक जो थ्योरी है ड्रेन ऑफ वेल्थ की, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मुगल काल का इक्तदारी, मनसबदारी दोनों बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है इक्तदारी आपके लिए आने की उम्मीद है, तो इक्तदारी को कायदे से पढ़ करके आइएगा। अगर एक बार दोबारा से हम सिलेबस की बात करें और ऊपर से देखते आएँ तो हिस्ट्री लॉ में रिलेशन, हिस्ट्री की जो मीनिंग है, हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं, जो अब आप हिस्ट्री के सोर्सेज पढ़ रहे हैं तो लिटरेरी और आर्कोलॉजिकल दोनों पढ़ करके आइए। मीनिंग डेफिनेशन के बाद आप नीचे आइए तो हिस्ट्री लॉ में जो रिलेशन है, रिलेशन क्यों एक विधि के छात्र को इतिहास पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, क्या एक कानून बनाने के लिए, क्या एक नया कानून बनाने के लिए पुराने कानूनों को पढ़ने की, उसकी विवेचना करने की ज़रूरत है। अभी हाल में आप सभी जानते हैं कि आईपीसी को बदल के भारतीय न्याय संहिता लाई जा रही है। इंडियन पिनल कोड को हटा करके बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता लेकर के आ रहे हैं। तो अगर आप इतिहास के छात्र हैं तो आपके मन में ये सवाल होना चाहिए कि भारतीय न्याय संहिता को बनाते समय मैकाले की जो आईपीसी है, चूँकि वो उसका अध्ययन किए बिना आप नई संहिता नहीं बना सकते थे। तो क्यों आपको इतिहास पढ़ना है, क्यों इतिहास पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है सवाल। उसके बाद जब हम पॉलिटीज़ को देखते हैं तो चोल का जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, वर्किंग है महासभा की, और जो मौर्यन पॉलिटी है वो भी आपके लिए ज़रूरी है। मोहम्मद बिन तुगलक के रिफॉर्म्स और अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म्स की बात हम लोगों ने करी है। गांधी जी के मूवमेंट्स की बात हम लोगों ने करी है, और महिलाओं की स्थिति की बात की है। महिलाओं की स्थिति की बहुत ज़रूरी है। बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है, स्टेज ऑफ कॉलोनलिज्म, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोर्ट्स का जो है जुडिशियल सिस्टम एंशिएंट इंडिया में क्या रहा था, और जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन मुगल पीरियड कैसे रहा। कभी कभी ABC करके टिप्पणी करने को आता है, जैसे काजी का मतलब क्या होता है, चीफ काजी का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस उस समय क्या हुआ करती थी, और जो उस समय कानून के अंतर्गत जो लॉ थे विद रिगार्ड टू नॉन मुस्लिम मुगल पीरियड में, वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक बार मुझे लगता है ABC करके जब निम्न में से किन्हीं 3 पर टिप्पणी कीजिए, 2 पर टिप्पणी कीजिए वाले सवाल आते रहे हैं, उस समय आपसे नॉन मुस्लिम्स के जो लॉज हैं, जो नॉन मुस्लिम के रिगार्ड में लॉज हैं, उनको लेकर के सवाल पूछा गया है। तो मुझे लगता है यहाँ से आपको हिस्ट्री के इस पेपर में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आपके पास पुराने पेपर हैं तो पिछले वर्ष के पेपर को प्रयास करिएगा कि थोड़ा सा आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। बाकी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आपका जो भी अगला पेपर होगा उसके वीडियो को लेकर के मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊँगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। प्रणाम।